11th क्लास से मुझे इंटरेस्टेड आ गया था बहुत ज्यादा। उससे पहले एनडीए की प्रिपरेशन की थी। एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, मैंने सीएपीएफ, ये सारे एग्जाम्स दिए थे। राइट, ओके। मतलब एग्जाम मेरा हर बार क्वालिफाई हो जाता था विद गुड मार्क्स। बट अच्छा। एसएसबी जो है वो कॉन्फ्रेंस आउट हमेशा होता था। ये था कि अब ये लास्ट अटेम्प्ट है, अब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर इस लाइफ में सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा बोलते हैं कि हमारे 150 प्लस स्कोर है, पेपर वन में 160 प्लस है, 170 प्लस है, और मेरा तो सिर्फ 132 था। उसमें भी मुझे मतलब कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हो पाएगा। मुझे एक फ्रेंड मिला था, उसके 155 मार्क्स थे पेपर वन में और मेरे 132 थे, और मेरी रैंक 102 आई है और उसकी रैंक 156 आई है। Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. और आज जो है हम लोग एक बहुत ही कैंडिड इंटरेक्शन करेंगे विद द ऑल इंडिया टॉपर इन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2019 मिस्टर ऋषभ सिंह। एंड इनका जो है रैंक आया है 102 रैंक इन द सेम एग्जामिनेशन जो 2019 में हुआ था। और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनका हसल था इन दी एसएसबीज, कैसे इन्होंने और भी कुछ एग्जामिनेशन जो अच्छे लेवल के एग्जाम हैं इंडिया के अंदर वो क्वालिफाई किए, और कैसा इनका स्ट्रगल रहा, रिजेक्शन, फेलियर्स एंड एवरी एस्पेक्ट, और कैसे एक डिफेंस एस्पिरेंट, सिविल एस्पिरेंट नहीं बल्कि एक डिफेंस एस्पिरेंट इस लेवल के एग्जाम्स को क्वालिफाई करता है और अल्टीमेटली अपने टारगेट को अचीव करता है। सो जय हिंद ऋषभ, हाउ आर यू? जैन सर, आई एम फाइन। ओके। सो ऋषभ, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। पहला जो सवाल होता है दैट इज कि आपको कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली आपका सारा यू विल बी वेरी हैप्पी, आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, लेकिन मुझे ये जानना है कि आपका जो पहला स्पार्क था कि यार समथिंग जो फौज से रिलेटेड है, ऑलिव ग्रीन स्टार्स, ये सारा जो इंटरेक्शन आपके साथ पहली बार कब हुआ, और आपने फिर वो चीज को पाने की जो पहली कार्रवाई थी वो कब से शुरू की? सो उसके बारे में कुछ बताइए। सो मुझे 11th क्लास से मुझे इंटरेस्टेड आ गया था बहुत ज्यादा, टू जॉइन द डिफेंस। तो मैंने सबसे पहले एनडीए की प्रिपरेशन की थी। ओके। तो 2013 में मैंने एनडीए का पहला एसएसबी दिया था, सितंबर 2013 में। और उसके बाद फिर मैंने एसएसबी देने स्टार्ट किए थे। एंड टोटल मैंने 8 एसएसबी दिए हैं टिल 2020। ओके 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 देन आई क्लियर्ड सीएपीएफ इन माय थर्ड अटेम्प्ट। ओके ओके। सो आपकी ये स्ट्रैटेजी थी कि मेरा जो अल्टीमेट टारगेट है वो यूनिफॉर्म है, स्टार्स वाली यूनिफॉर्म है, और ठीक है एसएसबी दे रहा हूं मैं, लेकिन मैं साथ ही साथ एक ऑप्शन और लेता हूं दैट इज सीएपीएफ एसी, ताकि वहां पे मेरा पूरा एक जो कहते हैं ना सेल्फ एफर्ट होता है, सीएपीएफ में सेल्फ एफर्ट होता है, बट एसएसबी में राइट। थोड़ा सा डाइसी रहता ही है, एज यू यस यस। आल्सो हैव एक्सपीरियंस द सेम थिंग, राइट? तो एनडीए इसके बाद आपने सीडीएस क्वालिफाई किया होगा। राइट, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, मैंने सीएपीएफ, ये सारे एग्जाम्स दिए थे। ओके ओके ओके। तो यू वर गुड इन क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशंस, बट एसएसबी में कहीं ना कहीं आपका थोड़ा 19-20 रह रहा था, या पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। यस, राइट। राइट, ओके। मतलब एग्जाम मेरा हर बार क्वालिफाई हो जाता था विद गुड मार्क्स। बट अच्छा एसएसबी जो है वो कॉन्फ्रेंस आउट हमेशा होता था। अच्छा। तो कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद, जैसे एक के बाद 8 एसएसबीज देने के बाद, जो एक ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में जब आप बैंगलोर एसएसबी में गए हो, आप नॉर्थ इंडियन हो है ना, दिल्ली से हो, आप बैंगलोर एसएसबी में जा रहे हो एंड आप कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हो, एंड उस टाइम पे आपको लग रहा है कि यार छोड़ यार, जनरल डब्बे में बैठ के चले जाते हैं, कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया है, मतलब वो जो रिजेक्शन वाली फीलिंग आती है एंड यू टेकिंग योर ट्रेन, एंड जब आप घर की तरफ जा रहे हो, तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में फीलिंग हुई कि यार क्या चल रहा है अभी, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, मतलब आई एम पुटिंग माय नहीं, ऑल बिल्कुल। एफर्ट्स। बिल्कुल बहुत ज्यादा ऐसा होता है, और ये भी होता है कि बहुतों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सीनियर्स की, जूनियर्स की, पेरेंट्स की, टीचर्स की। तो जब वापस जाएंगे तो सब पूछेंगे कि क्या रिजल्ट रहा, क्या रहा एसएसबी में। और इतनी बार अगर अटेम्प्ट देते हैं तो और ज्यादा सब पूछते हैं कि इतनी बार आप दे चुके हैं, उसके बाद भी आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो ये करेक्ट। चीजें तो बहुत ज्यादा होती हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। ओके ओके। तो आप ये जो स्ट्रेस है, और सेकंड थिंग इज कि आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था सीएपीएफ फेसिंग, और राइट। दिस थर्ड अटेम्प्ट, एंड इससे पहले जो अटेम्प्ट्स थे उसमें आप रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। सो राइट। जब आप किताबें पढ़ते थे और जब ये सारी चीजें सेम लक्ष्मीकांत एंड ऑल दीज थिंग्स, तो उस टाइम पे कैसा होता था कि यार थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, या मैं डीमोरलाइज हो रहा हूँ, तो वहां से आप दोबारा से कैसे उठते थे कि यार नहीं करना है और फटाफट पढ़ लो चाहे कुछ भी फीलिंग आ रही है? सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स कैसी होती थी आपकी उस टाइम पे? मुझे ऐसा लगता है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा था कि जैसे जैसे अटेम्प्ट खत्म होने वाले थे तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ गया था।
क्योंकि ओके। ये था कि अभी लास्ट अटेम्प्ट है, अब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर इस लाइफ में सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक रीजन है सीएपीएफ में लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट होने का, कि बहुत ज्यादा ऐसा था कि सिलेक्ट होना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज दिस इज लास्ट अटेम्प्ट। और ओके। अब अगर नहीं हुआ तो फिर पूरी लाइफ कुछ और करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता हूँ करना, और जो मैं करना चाहता था वो नहीं हो पाएगा। ओके। इसलिए मैंने पूरी जान लगा दी थी लास्ट अटेम्प्ट में। आई थिंक ये तो सबसे तगड़ा मोटिवेशन होता है कि यार अब पैशन है तो उसके लिए करना पड़ेगा, और वो यस। तो लास्ट अटेम्प्ट है तो वो तो ऑटोमेटिकली खुद ही इंस्पिरेशन मिलती रहती है। सो मुझे ये बताओ कि आपका एजुकेशनल एकेडमिक बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किस तरीके से रहा, स्कूलिंग कॉलेज कैसा कैसा आपने चीजें आपने की है? मेरे फादर प्रोफेसर है, मेरी मदर भी प्रोफेसर है। और मैंने दिल्ली से अपनी स्कूलिंग की थी, एक डीवी पब्लिक स्कूल से मैंने की है, क्लास हिल्स में। फिर उसके बाद मैंने निफ्टेम में एडमिशन लिया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, वहां से मैंने बीटेक किया। और फिर उसके बाद मैंने गेट क्वालिफाई कर लिया था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी कैंडिडेट को जो प्रिपेयर कर रहा है उसे बैकअप रखने चाहिए। बैकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो बैकअप से स्ट्रेस कम होता है और आप फोकस भी कर सकते हैं, अपने सारे अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं तैयारी करके। तो इसलिए एक तो मैंने बैकअप के लिए गेट क्लियर कर लिया था। फिर मुझे स्टाइपेंड मिल रहा था तो मैंने एमटेक की थी। फिर मैंने एमटेक के बाद नेट जीआरएफ का एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया था। और मैंने बैकअप के लिए कैट का एग्जाम भी दिया था। तो ये सब मेरे बैकअप्स भी थे हमेशा से। और अकेडमिकली मतलब आई वॉज एन एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट, बट हाँ ऐसा नहीं था कि मैं टॉपर था। तो ऐसा था मतलब एकेडमिक्स। सो कैट में यू गॉट 98.34 परसेंटाइल, मतलब यस। एक टॉपर की निशानी होती है। लेकिन चलो इट्स ओके कि आपने कहीं ना कहीं एनडीए क्वालिफाई किया, नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, कैट क्वालिफाई किया, और इसके साथ साथ आपने सीएपीएफ एसी का एग्जाम जो है अल्टीमेट जो टारगेट था वो यू क्वालिफाइड है। सो आप मुझे ये बताइए कि जो पेपर वन होता है, पेपर वन की जो स्ट्रैटेजी है, आई थिंक आई एम वेरी क्यूरियस टू नो फ्रॉम यू ओनली कि पेपर वन के लिए आपने कौन कौन सी बुक्स रेफर की, क्योंकि सिविल एस्पिरेंट्स होते हैं ज्यादातर क्वालिफाई करने वाले और डिफेंस एस्पिरेंट कम मिलते हैं। तो एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आपने पेपर वन के लिए कौन कौन सी बुक्स रेफर की फॉर क्लियरिंग दिस पेपर वन? यस। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग किसी भी एस्पायरेंट को देखना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन एरिया से पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। मैंने जो एनालाइज किया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग, इससे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं सीएपीएफ में। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉडर्न हिस्ट्री से भी थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कल्चर, एंशिएंट एंड मेडाइवल, इकोनॉमिक्स, इसके बहुत कम क्वेश्चंस रहते हैं सीएपीएफ में। तो करेक्ट। बेसिकली मैंने जो मेजर टॉपिक्स हैं जहां से मेजर क्वेश्चंस आते हैं वहां उन्हीं पर मैंने फोकस किया था और उन्हीं को मैंने प्रिपेयर किया था। ज्योग्राफी के लिए मैंने यूट्यूब चैनल्स पे जो वीडियोस हैं, मृणाल की वीडियोस हैं, 57 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, उससे मैंने पहले पूरी ज्योग्राफी पढ़ी थी। उसके बाद मैंने 11th और 12th की न्यू एनसीईआरटीज की थी। ओके। फिर हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की बुक की थी, और उसके बाद थीम्स की जो एनसीईआरटीज हैं, 3 पार्ट्स हैं 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, वो मैंने की थी। फॉर साइंस मैं आई एम एन इंजीनियर, तो साइंस की ऐसे मुझे कोई नीड नहीं थी। बट हाँ, अगर किसी को नीड है वो 9th and 10th की एनसीईआरटी कर सकते हैं। और फॉर करंट अफेयर्स आई यूज जीके टुडे, वहां से मैंने करंट अफेयर्स किए थे। और आई जस्ट लक्ष्मीकांत मैंने सिर्फ की थी पॉलिटी के लिए। ओके। और मैथ्स में और रीजनिंग में मुझे ऐसी कोई किसी बुक की जरूरत नहीं थी, बस मैंने प्रीवियस से पेपर सॉल्व कर लिए थे, तो ओके। 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 दैट सो वाज इनफ। how much marks you are expecting in paper one, because अभी तक तो अपना डिस्क्लोज नहीं हुए हैं जितने भी मार्क्स होने चाहिए, तो how much तो marks? अकॉर्डिंग टू मतलब आंसर की जो हमने मैच की है, आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 132। ओके। 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 राइट। सो पेपर वन के लिए तो ये चीजें हो गई। पेपर वन में यू सेड सजेस्टेड कि एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, जैसे थीम्स का आपने बोला, आपने ज्योग्राफी एनसीईआरटीज बोली, और जो थोड़ी बहुत रेफरेंस बुक है, एक दो दो तीन रेफरेंस बुक्स है, एंड उसी को पढ़ के बार बार उसी को ही रिवाइज करना चाहिए। सो राइट। एक चीज मतलब और ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, रिवीजन तो हमको करनी ही है, सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। मैंने जो अटेम्प्ट अपने इंप्रूव किया था 17-18 अटेम्प्ट से 19 में, वो ये था कि एक तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड रखने हैं और उनको रिवाइज करना है। और लास्ट का 1 मंथ मैंने रिवीजन के लिए रखा था एग्जाम से पहले का। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ 40 to 45 या मैक्सिमम 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं,
और हम क्लियरली मार्क नहीं कर पाते कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए मैंने लाइक सिविल सर्विसेज के प्रीवियस पेपर्स यूज करके गेस वर्क की बहुत प्रैक्टिस की थी। तो मुझे लगता है कि किसी भी कैंडिडेट को लाइक एलिमिनेशन मेथड की और गेस वर्क की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना पड़े और हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हमें आती है, तो भी हम उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाए जस्ट बाय एलिमिनेशन। सो यू मीन टू से वो जो ग्रे एरियाज होते हैं, वो जो कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होती हैं, अगर वो पकड़ के चलेगा स्टूडेंट तो वो तभी टॉपर बन सकता है। क्योंकि देखो मीडियोक्रिटी में तो है ही है कि 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन 40 के राइट, एग्जैक्टली। 45 क्वेश्चन सॉल्व करने, दैट इज द एक्चुअल चैलेंज। एंड वहीं पे फिर मेरिट लिस्ट में इन या आउट वाला गेम होता है। ओके, यस। राइट। सो पेपर 2 का कुछ आप बता सकते हैं, पेपर 2 का किस तरीके का आपका स्ट्रैटेजी रही थी? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी लाइक एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। लाइक एक तो राइटिंग स्पीड होनी चाहिए ताकि आप पेपर कंप्लीट कर पाए। सेकेंडली कंटेंट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल फैक्ट्स, फिगर्स, और फैक्ट्स के सोर्स क्या हैं। लाइक क्राइम, अगर क्राइम हम कोट कर रहे हैं कि इतना क्राइम है तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद जो मेन रिपोर्ट्स होती हैं उनके रिकमेंडेशंस थोड़े से, और उसमें लाइक हम अपने एसए को लिंक कर सकते हैं फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटी से, डीपीएसपी से, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। और थर्ड थिंग जो रिक्वायर्ड है वो है लैंग्वेज। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग एन एसे इन इंग्लिश, तो वहां पे कोई भी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एसे। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, लाइक मुझे ये पता था कि अगर मैं इंग्लिश लिखूंगा तो उसमें ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, और मेरी राइटिंग स्पीड भी अच्छी खासी है, इतने एसएसपीस दिए हैं। तो मेन जो मैंने प्रिपरेशन की थी वो मैंने अपना कंटेंट इंप्रूव किया था। लाइक मैंने विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ी थी लास्ट 18 मंथ्स की, उसमें से फैक्ट्स लिए थे, फिगर्स लिए थे, रिकमेंडेशंस लिए थी, उनकी नोट्स बना लिए थे। और उनको फिर उस दिन जब एग्जाम होगा तो वहां पे 2 घंटे का टाइम मिलता है बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां उन 2 आवर्स में इस चीज को रिवाइज किया जाए, क्योंकि नहीं तो वो फैक्ट्स और फिगर्स याद नहीं रहेंगे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में। तो ये चीजें मैंने फॉलो की थी। तो आपने कोई टेस्ट सीरीज, चलो मैं टेस्ट सीरीज लगा लेता हूँ पेपर 2 की, या आपने मुझे ये जानना है कि आपने पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कि यार मैं सीडीएस सीएपीएफ सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यूज पहले सॉल्व करूं, या फिर मैं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ पैसे देके, या फिर वहां से मेरे को कंटेंट मिलता रहेगा। सो आपका प्रायोरिटी कौन सा था, कि पीवाईक्यू जो यूपीएससी के हैं, या फिर मैं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ एक्स से? या मैंने आप? तो यूपीएससी के ही प्रीवाईक्यू लाइक मैंने मतलब सारे के सारे यूज किए थे, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा होता है मुझे मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ। तो मेरा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, लाइक बहुत कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। तो और मेरा एमटेक भी चल रहा था, फिर बीटेक के बाद एमटेक था, फिर नेट जेआरएफ, बहुत सारी चीजें थी। तो ऐसा होता था लाइक 2 to 3 आवर्स पर डे, तो मेरे लिए यूपीएससी के पेपर्स ही इनफ थे। अगर किसी को ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो पीवाई मतलब टेस्ट सीरीज भी यूज कर सकते ओके ओके ओके। सो ये तो हमारे एग्जाम को क्वालिफाई करने की स्ट्रैटेजी रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब जब डैफ की बारी आ गई, आपके पास डैफ आया होगा, सो हैं। डैफ राइट। में आपका जो फोर्सेस का जो प्रेफरेंसेस था वो कौन कौन सा था? लाइक मेरा ऐसा था कि मुझे कोई भी फोर्स मिल जाए, मुझे वो मैटर नहीं करता है। तो मैंने जो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया वो मैंने प्रेफरेंसेस डाल दी थी। तो मैंने प्रेफरेंस ऐसे डाली थी लाइक सीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ। ओके। सो जैसे जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं, ये प्रेफर करते हैं, सीआईएसएफ को प्रेफर करते हैं। सो उसमें राइट। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कि सीआईएसएफ को प्रेफर करो या सीआरपीएफ को, एवरीवन इज प्लेइंग देयर वाइटल रोल, राइट? तो राइट। इंटरव्यूज के टाइम पे जो एसएसआर्स थे आपके, जो सामने पैनलिस्ट लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने आपसे अगर सीआईएसएफ का सवाल पूछा होता कि वाई सीआईएसएफ, तो एक दो लाइन में आप कैसे उसको जस्टिफाई करते? क्योंकि अभी इंटरव्यू आने वाला है बहुत सारे कैंडिडेट्स का, तो राइट। हाँ जी। तो लाइक पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा लाइक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैंडिडेट्स ये पोर्ट्रे करें कि उनको डिफेंस में जाने का बहुत इंटरेस्ट है। लाइक वहाँ पे कॉलम होता है और उसमें वो ऐसा हमको फिल करना होता है डेफ में। लाइक अगर आपने पहले यूपीएससी के एग्जाम्स दिए हैं तो आप उसकी डिटेल्स लिख लिए। तो मैंने उसमें एनडीएस सीडीएस की डिटेल्स लिखी थी, ओके। और अपनी पूरी डिटेल्स लिखी थी इंटरव्यू के बारे में एंड एवरीथिंग। और फिर हॉबीज मैंने ऐसी लिखी थी लाइक रनिंग और रीडिंग बुक्स ऑन डिफेंस। तो जब उनको ये लग जाता है कि कोई कैंडिडेट जेन्युइनली इंटरेस्टेड है डिफेंस फोर्सेज में, तो वो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे लाइक व्हाई सीएपीएफ, और व्हाई दिस फोर्स इज लास्ट प्रेफरेंस, और व्हाई दिस फोर्स इज फर्स्ट प्रेफरेंस। तो फॉर एग्जांपल मुझसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ओके। बाकी मुझे ये लगता है कि अगर जैसे लाइक मैंने ये प्रिपेयर किया था, अगर कोई पूछता है वाई सी एस एफ, तो उसको बेटर होता है अगर हम लिंक करें
अपने जेन्युइन हम रीजंस दें। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता कि बीइंग एन इंजीनियर और सीएसएफ एक बहुत ज्यादा टेक सेवी फोर्स है, तो मुझे लगता है कि बिकॉज आई एम एन इंजीनियर मैं ज्यादा बेटर वे में वो टेक्नोलॉजी समझ सकता हूँ और अपने जवान्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। और वहां पे बहुत ज्यादा लाइक सीएसएफ में हम एयरपोर्ट्स पे काम करते हैं, जहाँ पे लाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो बहुत बार लाइक उनसे कम्युनिकेट भी करना पड़ता है। तो मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना भी अच्छा लगता है और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं। मैं लोगों की बात को अच्छे से समझ सकता हूँ एंड आई कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो इस वजह से मुझे सीएसएफ में जाना है। ओके। तो वी नीड टू जस्टिफाई अकॉर्डिंग टू आवर क्वालिटीज। एग्जैक्टली, मतलब जैसे आपकी कोई भी प्रेफरेंस है तो उसको आप रिलेट कर सकते हो अपनी हॉबीज के थ्रू, कि राइट। मेरी हॉबीज इस तरीके की है और इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर फोर्स को चूज कर रहा हूँ। जैसे एक मेरे फ्रेंड है जिन्होंने आईटीबीपी फर्स्ट प्रेफरेंस रखी थी, तो उनका माउंटेनियरिंग का बहुत ज्यादा क्रेज था। उन्होंने वो एक्सपीरियंस भी किया था, काम भी वहीं पे कर रहे थे, तो वो काफी रिलेटेबल हो जाता है। और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप उसको भी अपने प्रेफरेंस की जस्टिफिकेशन में यूज कर सकते हो, है ना? बिल्कुल। तो यस। ये तो हो गया हमारा डाफ, ये सारे एस्पेक्ट्स। अभी हम लोग बात करेंगे फिजिकल और मेडिकल की। तो फिजिकल मेडिकल में आपको कौन सा ऐसा डिफिकल्ट टास्क लगा, या आप कुछ ऐसा सजेशन देना चाहते हैं जो आगे फिजिकल मेडिकल, बिकॉज इट्स कमिंग विद इन दिस वीक ओनली, सो एनी सजेशन? लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजिकल मेडिकल को लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिकॉज ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल में मेनली देयर इज ऑलमोस्ट 50% रिजेक्शन रेट। तो और इसमें सबसे ज्यादा जो रिएक्शन होता है वो लॉन्ग जंप में होता है, बिकॉज लॉन्ग जंप में देयर आर 2 लाइंस एंड अगर उसमें से आप लिंक भी लाइन टच कर देते हैं तो फाउल हो जाता है। और 100 और 800 तो फिर भी हो जाते हैं, बट लॉन्ग जंप इज द टफेस्ट। तो लाइक हमारा जब फिजिकल हुआ था तो सबसे ज्यादा रिजेक्शन लॉन्ग जंप में हुआ था। तो फिजिकल को कोई भी लाइटली ना ले, अच्छे से सब रनिंग करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू रन 10 किलोमीटर पर डे, 10 किलोमीटर इन द मॉर्निंग एंड 10 किलोमीटर इन द इवनिंग। ठीक है, तो उससे वेट भी कम हो जाएगा और अगर किसी को नॉकनीज है वो भी ठीक हो जाएंगी। तो मतलब और फॉर सॉरी 20 किलोमीटर्स अ डे? हाँ, मतलब 20 to 30 किलोमीटर अ डे में रनिंग कर लेता था। ठीक ओके। है, तो ऑन डेली बेसिस। तो उससे क्या होता है, एक तो वेट कम हो जाता है फॉर एग्जाम्पल। दूसरा ऐसा है लाइक लॉन्ग जंप में इट वुड बी इजी। और ओके। थर्ड होता है लाइक स्पीड उसमें इंप्रूव होगी और इजीली रनिंग हो जाएगी, स्टेमिना बिल्डअप होगा। तो वो बहुत ज्यादा, और इंटरव्यू में भी लाइक इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो फोर्सेस में फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट। वहां पे भी वो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और दूसरी चीज लोग जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये थी, लाइक फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनका रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा था फिजिकल में। लाइक 90 to 98% फीमेल कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो रहे थे वहां पे फिजिकल में। बिकॉज ऐसा है कि लाइक हमारी सोसाइटी में ड्यू टू सेफ्टी रीजन एंड अदर रीजन ऐसा है कि लाइक फीमेल्स की फिजिकल फिटनेस पे फोकस नहीं दिया जाता है। तो इस वजह से फीमेल्स को लाइक थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत है। और बाकी ऐसा है कि लाइक थोड़ा सा लाइट रहे, थोड़ा सा लाइट मतलब डाइट लें। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने चॉकलेट के बाज ले लिए थे, तो ओके। लाइक अगर हम खाना खा लेंगे और बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे तो थोड़ा तो वेट तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। हाँ, तो ब्लोटिंग। दीज आर यस, तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी जरूरी है। ओके। ओके। सो आई थिंक एक तो पहली बात है 50% रिजेक्शन रेट है। 18 में भी अगर देखा जाए तो 2800-2900 कैंडिडेट जो थे वो यस। क्लियर कर चुके थे। उसके बाद मुझे लगता है कि 1400-1300 बंदा रह गया था इंटरव्यू यस। के लिए। तो आप देखिए राइट। 50% का रिजेक्शन होता है। और गर्ल्स में तो इनफैक्ट इन 2016-15 का जो टाइम पीरियड था, मेरे सामने ही एक जो फीमेल कैंडिडेट थी, शी क्वालिफाइड आउट ऑफ ऑल दीज आई थिंक 7-8 गर्ल्स के अंदर, दैट गर्ल ओनली क्वालिफाइड। तो कमांडेंट सर ने सीधा उनको कह दिया था, नाउ ये लड़की जो है 100% ये सिलेक्ट होने वाली है। तो गर्ल्स के केसेस में रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इफ यू क्वालिफाई दैट फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट। ओके। ओके। राइट। तो ये सारा आपका फिजिकल मेडिकल से रिलेटेड एक्सपीरियंस रहा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरव्यू। तो आपका कौन सा बोर्ड इंटरव्यू पैनल था और कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, वो बताइए। लाइक मेरा एयर मार्शल भोसले सर का बोर्ड था। ओके। एंड लाइक मेरा एक्सपीरियंस और मैंने ये ऑब्जर्व किया है इंटरव्यू को लेकर, लाइक यूपीएससी इंटरव्यू में दे डोंट रिजेक्ट एनीवन एक्चुअली। वो ऐसा होता है लाइक कैंडिडेट खुद कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर देता है या कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर कर देता है, या तो इंटरव्यू में या फिर डेफ में, कि वो फिर रिजेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि ये मैंने देखा बहुत जगह, लाइक कुछ कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है, एक मिथ है
सिविल सर्विस एस्पेरेंट्स के जो मतलब बीच में है बेसिकली, कि अगर वो ये दिखाएंगे कि उनको सोशल सर्विस करने का बहुत शौक है तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। लाइक कुछ कैंडिडेट्स ने लिटरली लिखा था कि उनकी हॉबी है कुत्तों को खाना खिलाना, और कुछ ने लिखा था लाइक उनकी हॉबी है गरीबों को खाना खिलाना। तो एक्चुअली में ठीक है, बट जब तक आप खुद अभी आप अनएम्प्लॉयड है तो आप ये कैसे पॉसिबल है कि आप गरीबों को खाना खिलाएंगे और ये आपकी हॉबी होगी। तो जेन्युइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सच में किसी की हॉबी है तो वो जरूर लिखें, बट जेन्युइन होना बहुत जरूरी है जब डेफ फिल करें, क्योंकि पहली बात तो ये कि इंटरव्यू डेफ पर ही बेस्ड होता है। तो डेफ में जो सच है वही लिखना है। और फिर इंटरव्यू में ये होता है कि लाइक कुछ चीजें मैंने लाइक हमें ये नहीं पता है कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट मैंने ये अप्रोच फिक्स कर ली थी कि मुझे इंटरव्यू कैसे फेस करना है। तो लाइक कुछ चीज ऐसे थी कि हमें अगर कोई भी स्टेप लेना है, वो बहुत सारी सिचुएशंस पूछेंगे, तो हमें कोई भी काम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर ही करना है। लाइक हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ब्रेक नहीं करना है, वी डोंट हैव टू ब्रेक द लॉ, राइट। तो लाइक वो चीज है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो कहेंगे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा बोल दे कि हम गोली चला देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, और अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, लाइक ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया था, तो जब गलत आंसर देने से कहीं ज्यादा बेटर है कि हम बोल दें और वो क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर देंगे। ये मैंने किया था। और लाइक उन्होंने मुझसे पूछा था कि कितनी चाइनीज एप्स बैन की हैं गवर्नमेंट ने, और मुझे याद नहीं था। तो अगर कोई भी ऐसा गैस मारना है तो उससे पहले आप परमिशन ले सकते हैं। तो मैंने पूछ लिया था कि सर कैन आई मेक अ गैस, तब देन आई आंसर्ड 183, और वो ये आंसर जो था वो गलत था। लेकिन वो मैटर नहीं करता क्योंकि पहले मैंने पूछ लिया था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। ओके। एंड आपका अपीयरेंस कैसा था कि आप मतलब सूट में गए थे, या ऐसा भी मिथ होता है कि सूट में जाओ या कैसे शर्ट में जाओ? व्हाट वाज योर अपीयरेंस इन योर इंटरव्यू? हाँ, ये चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। लाइक ये चीज थोड़ी सी मुझे मतलब शॉकिंग लगी थी। लाइक बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो कैजुअल ड्रेस में आ गए थे इंटरव्यू देने। ओके। मुझे लगता है ऐसा नहीं लेना चाहिए, इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आप कैजुअली नहीं ले सकते। लाइक कुछ मेल कैंडिडेट्स ऐसे थे जो शेव करके नहीं आए हैं, लाइक उनके जो हेयर है वो प्रॉपरली ट्रिम्ड नहीं है, प्रॉपर हेयर कट नहीं है। लाइक सिविल सर्विसेज का केस अलग है, बिकॉज वहाँ आईएएस भी है, वहाँ आईआरएस भी है, वहाँ पे और सर्विसेज भी है। वहाँ यूनिफॉर्म सर्विस सिर्फ एक पुलिस सर्विस ही है और दैनिप्स ही है, तो और आरपीएफ है। यहाँ पे केस अलग है, यहाँ पे सिर्फ पुलिस ही है, सीएपीएफ में। और फोर्सेज में ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लाइक क्लीन शेव करें, और आपका जो हेयर कट है वो प्रॉपर होना चाहिए, आपके जो अटायर है वो प्रॉपरली फॉर्मल होने चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स इस चीज में लैकिंग थे। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन एस्पेक्ट्स पे मैंने फोकस किया था। सो आपका ओवरऑल इम्प्रेशन कैसा था इंटरव्यू में, कि यार थोड़ा टफ पूछ लिया या कुछ कुछ रह गया, या मेरे को और इम्प्रूव करना था, या आज मैं फोड़ के आया हूँ, आज मैं अपना 100% दे के आया हूँ? व्हाट वाज योर ओवरऑल इम्प्रेशन इन दैट आफ्टर कमिंग आउट लाइक फ्रॉम? मैंने बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स का, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स का, बहुत सारे प्रीवियस सीएपीएफ ऑफिसर्स के इंटरव्यूज पढ़े थे, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी थी। तो एक्चुअली में मैं अपने इंटरव्यू को जज नहीं कर पाया था कि इंटरव्यू कैसा हुआ है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट हुआ था, जैसा आज तक मैंने किसी का पढ़ा नहीं था। क्योंकि वो एयर मार्शल सर थे और वो खुद एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर थे। तो पूरा का पूरा इंटरव्यू एसएसबी पर ही चला गया था। लाइक पूरे इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस पूछे थे कि आपने 8 एसएसबी दे रखे हैं, आप 2013 से लगे हैं, इट हैज बीन 7 to 8 years, और आप करेक्ट। इसी चीज में लगे हुए हैं, और ऐसा क्यों है कि आपको इतना इसमें जाना है, और आपको क्या अच्छा लगता है इसके बारे में, और लाइक हरियाणा से, दिल्ली से, नॉर्थ इंडिया से इतने लोग क्यों यहाँ पर आते हैं। तो ओके। पूरा का पूरा इंटरव्यू इन्हीं चीजों पर चला गया था। ओके। तो इसलिए इंटरव्यू को मैं जज नहीं कर पाया था, टू बी ऑनेस्ट। लाइक दूसरों का इंटरव्यू बिल्कुल अलग था और मेरा इंटरव्यू बिल्कुल अलग था, तो आई वॉज बिट कंफ्यूज कि इंटरव्यू एक्चुअली में अच्छा हुआ या कैसा हुआ है। बट हाँ, मुझे इतना श्योर था कि लाइक इंटरव्यू थोड़ा सा ऐसा था कि या तो पूरा सिलेक्ट है या फिर मतलब बिल्कुल ही रिजेक्ट है। ओके। 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 मुझे ये लगता है कि डिफेंस एस्पिरेंट्स में जब इंटरव्यूज देते हैं तो वो अपने ड्राफ्ट में जब ये चीजें लिखते हैं, सीडीएस, एसएसबीज, कुछ ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट होते हैं जो एनसीसी भी उनका होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो लिख देते हैं रनिंग, जो कि उनकी एक्चुअली होती है हॉबी। तो वहीं से इंटरव्यू ड्राइव होना शुरू हो जाता है, वहीं से फॉलो अप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो चेक कर लेते हैं कि आपकी रीच कहाँ तक है, और उसी रीच के विदिन ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बच्चा जो है इस तरीके से कर सकता है। अगर आप बहुत ही एक्साइटेड है कोबरास के बारे में, सीआरपीएफ के बारे में, तो ऑब्वियसली वो आपकी एक्साइटमेंट कम करने के लिए कुछ फैक्ट्स फिगर्स डाल देंगे, है कि नहीं? उन्हें भी तो रिलैक्स करना है ना अगले वाले को। लेकिन वहां पे ऐसा एस्पेक्ट है कि वो आपकी रीच के अंदर, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि यार मैं, जो सिविल एस्पिरेंट है जो इंटरव्यू दे रहा है, जो आप हो,
वो आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो दोनों के सिचुएशन में वेरी करेगा। जो सिविल एस्पिरेंट है उनको उस हिसाब से पूछा जाएगा, उसने मेंस दिया हुआ है तो उसको उस हिसाब से पूछा जाएगा। बट एक डिफेंस एस्पिरेंट है, एज यू सेड कि मेरी एसएसबी में पूरा इंटरव्यू घुमा दिया, अगर एनसीसी है, किसी का रनिंग है, ये सारी चीजों पे घूमेगा इंटरव्यू। सो इस तरीके से आई थिंक वो जस्टिफाई करते हैं अपना पूरा प्रोसेस को। और राइट मतलब ऐसा रहता है कि फॉर एग्जांपल मुझे इसमें यही लगता है कि इसलिए सच बोलना बहुत जरूरी है। लाइक सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसने एनसीसी कर रखी हो। फॉर यस एग्जांपल अगर कोई एनसीसी है बट वो फिट नहीं है फिजिकली, यस तो यस वो यस, चीज उल्टा नेगेटिव चली जाएगी। अरे क्योंकि अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो आपसे बेसिक एक्सपेक्टेशंस होंगी, थोड़ा सा डिसिप्लिन, और आपको फोर्सेस की अच्छी खासी नॉलेज हो, आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी हो, और आपका अटायर ऐसा हो कि लगे कि हाँ ये फोर्सेस में जाने वाले हैं। तो अगर यस। आपने एनसीसी कर रखी है और ये चीजें नहीं मेंटेन की है, फिजिकल फिटनेस नहीं मेंटेन की है, तो पॉजिटिव नहीं वो नेगेटिव हो जाएगा। एंड देयर इज अ तो ये चीजें मेंशन करनी, यस मेंशन करनी बेटर है, बट तभी मेंशन करिए लाइक एक्सपेक्टेशंस भी उसके अकॉर्डिंग फिर इंक्रीज हो जाती हैं। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। सो ये ओवरऑल हमने आपसे इंटरेक्शन कर ली है, बट मेरा अल्टीमेट जो सवाल है, क्योंकि आपने बहुत पहले से शुरू करके आज खत्म किया है, तो यही है कि आपके जब पेरेंट्स ने ये पता चल गया पेरेंट्स को कि यार हमारा बेटा जो है वो क्लियर कर गया है, तो उनके चेहरे में या उनका एक्सप्रेशन कैसा था? ऑफ कोर्स दे वर वेरी हैप्पी, और ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था किसी को कि हो जाएगा। और क्योंकि मैं एक्चुअली जनरल कैटेगरी से हूँ, ओके तो थोड़ा सा ये भी था कि बहुत ज्यादा टफ है, और जनरल कैटेगरी तो सीट्स वैसी बहुत कम होती हैं, और ना मतलब कट ऑफ भी बहुत हाई रहता है, तो इसलिए ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मतलब मैंने नहीं बनाने दी थी घर वालों को। मैंने पहले ही बोल दिया था कि, और ऐसा था कि लाइक बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा बोलते हैं कि हमारे 150 प्लस स्कोर है पेपर वन में, 160 प्लस है, 170 प्लस है, और मेरा तो सिर्फ 132 था। तो उसमें भी मुझे मतलब कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हो पाएगा लाइक इसमें। और ऐसा है लाइक कैंडिडेट्स को मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जिनका भी फिजिकल और मेडिकल है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक फ्रेंड मिला था, उसके 155 मार्क्स थे पेपर वन में, और मेरे 132 थे, और मेरी रैंक 102 आई है और उसकी रैंक 156 आई है। ओके। तो ऐसा मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि अगर किसी के मार्क्स कम है। और मैंने लाइक एनालाइज की थी प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, प्रोवाइडेड वो इंटरव्यू में अच्छा करे, तो वो फाइनलिस्ट में आ सकते हैं। ओके ओके, करेक्ट। सो अभी वर्ड ऑफ विजडम क्या होना चाहिए आपका कि कुछ मोटिवेशनल, कुछ समथिंग फॉर द एस्पायरिंग कैडेट्स जो आगे जाने वाले हैं, उनके लिए क्या आप कुछ बोलना चाहते हो कि लगे रहो, कैसा होना चाहिए? लाइक मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ये हमको पता है, लाइक लैक्स ऑफ पीपल ट्राई, लाइक प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो लैक्स ऑफ पीपल विल ट्राई एंड ट्राई फॉर ज्वाइनिंग द फोर्सेस और एनी अदर एग्जाम फॉर यूपीएससी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक वैकेंसीज जो होती हैं वो सिर्फ हंड्रेड्स में होती हैं। तो इवन इन सीडीएस, एफकेट और एनडीए और सीएपीएफ, लैक्स ऑफ पीपल विल ट्राई, बट वैकेंसीज हंड्रेड्स में है, तो सिलेक्शन तो लास्ट में हंड्रेड्स का ही होगा। तो मुझे लगता है कि अपना बेस्ट देना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे एक बैकअप भी रखना चाहिए। तो लाइक बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रिपेयर करते हैं बट वो कोई बैकअप नहीं रखते हैं अपने लिए। और जब लाइक फॉर एग्जांपल आफ्टर 5 और 4 इयर्स बहुत लोगों के अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो करेक्ट। इसलिए बैकअप रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस। सो एक तरीके से अगर कोई डिफेंस एस्पिरेंट शुरू करता है अपनी जर्नी, तो एनडीए से शुरू करता है, कॉलेज में जाता है तो राइट सीपीएस, एफकैट और टीजीसी एंट्री, अ लॉट ऑफ एंट्रीज आर देयर फॉर डिफेंस के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ उस कैंडिडेट को सीएपीएफ एसी की भी तैयारी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल। ताकि और सॉलिड उसका बैकअप ऑप्शन बन जाए। और एक वो नहीं होना चाहिए कि पोजेसिवनेस नहीं होनी चाहिए कि यार मैं एसएसबी में ही क्लियर करने वाला हूँ। ये होता है राइट कि राइट के साथ बस, बट कहीं ना कहीं एज यू सेड कि यार 19 में आई वाज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट, या चलने दो, गो विद द फ्लो, नो प्रॉब्लम, बट यू गॉट सिलेक्टेड। तो इस तरीके का एटीट्यूड आई थिंक आज के टाइम पे बहुत जरूरी है फॉर एवरीवन। बस मेहनत करते रहो और जस्ट कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, दैट इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड। राइट। यस मतलब यस। लाइक यही चीज इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे कैंडिडेट्स, इवन सम ऑफ माय फ्रेंड्स, उन्होंने एसएसबी क्लियर कर लिया, बट देन दे गॉट मेरिट आउट। मेरिट और आउट। फिर ये होता है लाइक एज इतनी क्लोज आ जाती है कि फिर सीपीएफ के अटेम्प्ट नहीं बचते, जब रियलाइज होता है कि एग्जाम देना चाहिए था। करेक्ट तो करेक्ट। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले से ही सब कुछ प्लान किया जाए। ओके प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीजों में। ओके। सो ऋषभ, इट वाज लिटरली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू।
और बहुत सारी इनसाइट्स हमें अलग अलग एस्पेक्ट्स की हमें जानने के लिए मिली। और आई होप कि बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी दे आर स्टिल अंडरगोइंग द प्रोसेस, उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस इंटरेक्शन से। और वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद। ओके ओके।